प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होइएगा। और आज की इस क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे फ्रेज के टाइप के बारे में। जैसा कि आप सबने कल के क्लास में स्टडी किया था कि फ्रेज क्या होता है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन किया था। और डिफ़ाइन करने के बाद में इस क्लास को वहीं पे स्टॉप कर दिए थे, क्योंकि शायद आपका समय हो चुका था। तो आज के इस क्लास में कोशिश करते हैं फ्रेज को एक बार रिकैप करने का, और रिकैप करने के बाद में जो इसका टाइप्स है और इसके टाइप्स का जो एप्लीकेशन है, जो इसके यूसेज है, हम उस पर क्या करेंगे थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने अभी यहाँ लिखा क्या, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। और हम लोगों ने यहाँ मेंशन किया जिस टॉपिक का नाम, उसको हमने क्या कहा, फ्रेज। तो आप इस बात को जानते हैं, हम लोगों ने ये बात थोड़ा सा पढ़ा था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ words which doesn't have a group of words which doesn't have subject and predicate, subject and predicate, but having some sense is called phrase। यह हमारा क्या हो गया, फ्रेज का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए कहानी क्या है आपका सो। तो आपने यहाँ लिखा है क्या, आपने यहाँ लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसके पास नहीं होता है, क्या नहीं होता है, न सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। तो हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कि आपका ये जो सब्जेक्ट है क्या होता है। हम थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। SUBJECT, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे प्रेडिकेट को। और प्रेडिकेट को पढ़ने के बाद में फिर क्या पढ़ेंगे, हम लोग फिर स्टार्ट कर देंगे आपके इस टॉपिक को। ठीक है, अब उसको थोड़ा ऑन कर दीजिएगा। अब यहाँ आपने क्या लिखा है सर, आप बोल सकते हैं यहाँ पे डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हालांकि ये जो आपका डेफिनेशन है ये हर जगह लागू नहीं होता है, इस बात को आप समझते हैं। ये हर जगह लागू मतलब कि हर कौन क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट में ये अप्लीकेबल क्या बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना है, समझना है। थोड़ा सा इस टॉपिक के डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमने सिर्फ यहाँ आपके सामने ये कहा है कि आपका जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है, आप इसको ये बोल सकते हैं कि डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब एक्शन का जो होता है परफॉर्मर, एक्शन को जो परफॉर्म करता है उसको आपने क्या कहा है,
सब्जेक्ट कहा है। हम आपको ये बात फिर से बता रहे हैं कि दिस डेफिनेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर। इज़ दैट क्लियर? ये परिभाषा हर जगह लागू क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सवाल लिखूँ कि राम इज माई स्टूडेंट, STUDENT, तो आप मुझे बताइए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें इज हमारा वर्ब हो गया और राम को क्या कहा आपने? सब्जेक्ट कहा। और जब इस सेंटेंस में कोई काम हो ही नहीं रहा है तो आप मुझे बताइए इसमें कहाँ से आएगा आपका सब्जेक्ट? आपने अभी कहा है कि जो एक्शन को परफॉर्म करता है, तो इस सेंटेंस में जब एक्शन है ही नहीं तो कहाँ से आएगा सब्जेक्ट? तो इसलिए हम इस बात को पढ़ते हैं कहाँ? एक्यूजेटिव केस में या नोमिनेटिव केस में। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव केस और नोमिनेटिव केस, तो वहाँ पढ़ेंगे हम कि नोमिनेटिव का केस का मतलब भी होता है कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस का मतलब भी क्या होता है? कर्ता कारक। तो सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है और नोमिनेटिव केस में सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? इस सब का अलग अलग आपका कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या आपको भूल देते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहीं पे लिखूँ कि राम इज़ प्लेइंग, अगर मैं यहीं पे एक सवाल लिखूँ कि राम इज़ प्लेइंग, तो अब हमको ये बात यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस या प्लेइंग क्रिकेट, तो हम इस बात को यहाँ कायदे से बोल सकते हैं कि इस वाक्य में जो हमारा राम है इस इज वर्ब का क्या है? तो आपने कहा सब्जेक्ट है। इतना आप समझ गए। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? आपका जो प्लेइंग है या आपका एक्शन है, इस एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा? तो आपने कहा इस राम के द्वारा। इतना में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आपको समझने वाली बात ये होगी, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस राम को बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस का नाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी राम आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है इनके द्वारा, तो हम इसको यहाँ क्या बोलते हैं? नोमिनेटिव केस। हम इनको यहाँ क्या बोलते हैं सर? नोमिनेटिव केस बोलते हैं। बात आपको आगे समझ में? तो उस बात की बात है, हमने थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया आपसे किसके बारे में? तो हमने आपसे डिस्कस किया है सब्जेक्ट के बारे में। इतनी बात को आपके लिए समझना मेरे ख्याल से ये बड़ी बात क्या बिल्कुल भी नहीं है। और अगर नहीं है, अब हम आते हैं इस महफिल को लेके आगे। अब आप जब ये समझ गए, अब हम थोड़ा सा समझते हैं किसको? प्रेडिकेट को समझते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेडिकेट, PREDICATE। हमने यहाँ क्या लिखा है? हमने यहाँ लिखा है प्रेडिकेट। अगर बात करें तो हम प्रेडिकेट के बारे में तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वॉट एवर इज सेड अबाउट द whatever is said about the subject is called predicate। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। अब आप यहाँ कायदे से बोल सकते हैं कि जो कुछ भी कहा जाता है इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, इसका मतलब होता है के बारे में। जो कुछ भी कहा जाता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, हम उसको क्या बोलते हैं सर? तो आपने कहा हम उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इन बातों को समझना कोई बड़ी बात है नहीं। इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सब्जेक्ट को भी समझ गए, प्रेडिकेट को भी समझ गए, तो हमारे सामने अब एक नया सवाल खड़ा होगा। सवाल खड़ा क्या होगा वो समझिएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अब आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में ये जो आपका यू है, इसे आपने क्या कहा है? सब्जेक्ट कहा है। इसे आपने वर्ब कहा है, आर को। और इसे क्या कहा आपने? इसे कहा आपने कॉम्प्लीमेंट। इसे कहा आपने कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात की समझ तो आपको है। मुझे लगता है क्या कि इन बातों को समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है
तो अब आप मुझे बताइए कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हैं, ये पूरा क्या है? तो आपने कहा ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसके पास अपने आप में मीनिंग है, तो इसलिए हम इसे कायदे से क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं सेंटेंस। हम इसको क्या बोलेंगे सर? आपने इसे कहा कि सर ये हमारा हो गया सेंटेंस हो गया। अब ये बात हमको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस के पास तो दो पार्ट होते हैं, इसमें से एक पार्ट का आप नाम क्या दिए हैं? सब्जेक्ट। और एक पार्ट का नाम क्या दिए हैं? आपने एक पार्ट का नाम दिया है प्रेडिकेट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस यू को क्या बोला? सब्जेक्ट कहा। बाकी आपने सबको क्या बोला? प्रेडिकेट बोला। इतना आप समझ गए हैं। लेकिन आप यू को क्यों कहें सब्जेक्ट? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये जो आपका आर है, ये आर आपका वर्ब है, और किसी भी सेंटेंस में ये डिसीजन वर्ब लेता है कि कौन सा टर्म सब्जेक्ट होगा और कौन सा टर्म क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। ये राइट सिर्फ किसके पास है? प्रेडिकेट। ये जो है ये राइट सिर्फ किसके पास है? तो ये जो राइट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है सर? वर्ब के पास है। और आपने अभी देखा था इसका डेफिनेशन, किसका? फ्रेज का डेफिनेशन आपने यहाँ पे देखा था। आपको ये बात यहाँ पे याद आ रहा होगा कि ये जो हमारा फ्रेज है यह वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है, यह वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास न सब्जेक्ट होगा न प्रेडिकेट होगा। तो कुल मिलाकर के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि इसके पास वर्ब नहीं है। और अगर इसके पास वर्ब नहीं है तो क्या मतलब बनता है? इसका सीधा सा मतलब बनता है कि या तो आप ये बोल लीजिए कि ना सब्जेक्ट है और ना प्रेडिकेट है। आप या तो या बोल लीजिए, और अगर ये नहीं बोलिएगा तो सीधा बोलिए कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास क्या बोलते हैं, वर्ब तो नहीं होता है लेकिन कुछ मीनिंग उसका होता है। अब हम इसके बारे में कल के क्लास में आपको एग्जाम्पल दिए हुए थे और आपको ये बात याद भी है। वो एग्जाम्पल हमारा क्या था? मुझे लग रहा है कि इस कलर पे पढ़ाना इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। हम वाइट पे पढ़ा लेते हैं और आपको हम एग्जाम्पल दिए थे। वो एग्जाम्पल हमारा क्या था? अंडर द बेंच, PENCH। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिखा, और क्या लिखा था सर? कैपिटल ऑफ बिहार, CAPITAL, कैपिटल ऑफ बिहार, BIHAR। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिखा है सर, और वो एग्जाम्पल हमारा क्या है? हमने लिखा राम एंड मोहन। तो एक हमारे सामने ये है, दूसरा सेंटेंस हमारे सामने ये है, और तीसरा सेंटेंस हमारे सामने ये है। अगर हम देखेंगे तीनों सेंटेंस को तो हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है। और ये तीनों जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसमें से किसी के पास भी हमने क्या नहीं देखा है? इसमें से किसी के पास भी वर्ब नहीं है। बात आपको आ रहा है समझ में? इसके पास वर्ब नहीं है, इंस्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद, इंस्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद इन सब के पास कुछ ना कुछ क्या है? सम सेंस। इन सब के पास कुछ ना कुछ क्या है? कुछ भाव है। ठीक है, तो इसके पास अगर कुछ भाव है तो हम इसी प्रकार के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जैसे अंडर द बेंच माने बेंच के नीचे, कैपिटल ऑफ बिहार बिहार की राजधानी, राम एंड मोहन मतलब राम और मोहन, इस सब में से किसी के पास भी जो मीनिंग है वह मीनिंगफुल नहीं है। ये सब के सब क्या है? अधूरा मीनिंग रखे हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ इसके पास मीनिंग है। इसके पास यू कांट से लाइक दैट कि इसके पास कंप्लीट मीनिंग है। इट डजेंट हैव कंप्लीट मीनिंग। इसके पास कंप्लीट मीनिंग क्या बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बात को आप समझते हैं? इसीलिए आपने इसे क्या कहा? फ्रेज कहा। तो अब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले इसके टाइप को। ठीक है जी। अगर क्या 12 बजे से अभिन्यो, तो आज अब जो है पढ़ते हैं हम लोग क्या
इसके टाइप को पढ़ते हैं। तो अगर टाइप को इसको अगर हम टाइप के बारे में बात करें, और एक बार देखिएगा 12 बजे के बाद इहो पढ़ाएंगे, तो पहले का चैप्टर पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का है, और इंग्लिश को आप टाइप कर सकते हैं। हिंदी तो नहीं होगा, इंग्लिश आप इसको टाइप कर सकते। लीजिए, क्या नाम है, राकेश बाबू, ये पूरा चैप्टर टाइप कर दीजिए, 4-5 पेज होगा। अब देखिएगा ध्यान से। तो हम अब क्या यहाँ क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। हालांकि इसके टाइप 11-12 होते हैं, बहुत इसके टाइप है, लेकिन अभी उतना नहीं पढ़ेंगे, हम आराम से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमने एक में लिखा नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। इसके बाद क्या पढ़ा सर, एडजेक्टिव फ्रेज। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, हम एडवर्ब फ्रेज, या इसी को किसी किसी बुक में लिखा गया है एडवर्बियल फ्रेज। You can see here we have 3 phrases. First one is noun phrase, second one is adjective phrase, and third one is adverbial phrase. Now the main point is that we have to discuss about each and every phrase one by one. Then we would like to start at very first, and that is noun phrase, and that is noun phrase. हम लोग इसे करेंगे स्टार्टअप, ठीक है। अब अगर इसको स्टार्ट करना है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे कुछ छोटी बातों को आपके सामने रख सकते हैं। और वह बात आपके सामने क्या होगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपसे करते हैं बातचीत। वह बात हमारा आपके सामने ये होगा सर, कि कोई भी फ्रेज अगर सेंटेंस में नाउन का काम करता है, तो अब उस फ्रेज को हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। जैसे अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में कि आपका जो फ्रेज है ये क्या होता है। तो आप जान चुके हैं, ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कौन, हमारा फ्रेज। इसके पास वर्ब नहीं होता है। दूसरी बात, अब पढ़ने के है नाउन फ्रेज। अब अगर बात करें आपसे नाउन फ्रेज के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा इसके बारे में सर, फ्रेज के सॉरी नाउन के बारे में, कि जिस किसी भी एक्शन को परफॉर्म किया जाता है नाउन के द्वारा, जिस किसी भी एक्शन को परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, नाउन के द्वारा, अगर उसी एक्शन को परफॉर्म किया जाएगा फ्रेज के द्वारा, तब वह फ्रेज क्या कहलाएगा, हमारा नाउन फ्रेज कहलाएगा। अब आप बोलेंगे ये सर कि थोड़ी थोड़ी जो आपकी बातें हैं वो हमको समझ में आ रही हैं, कि कुल मिला के आपका कहने का सेंस ये है कि जो कोई का मतलब कि नाउन फ्रेज को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा नाउन के फंक्शन को, नाउन के फंक्शन को। एंड एज वी ऑल नो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नाउन, कि किसी भी नाउन का क्या फंक्शन होता है इन ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य में हमको ये बात पता है वो क्या क्या है। तो कोई भी नाउन सेंटेंस में या तो परफॉर्म कर सकता है किसके जैसा, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जैसा। वह या तो बन सकता है क्या, ऑब्जेक्ट, इस बात को आप जानते हैं। वह या तो बन सकता है क्या, कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। कॉम्प्लीमेंट का दो तरीके से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में, तो हम इसी को क्या बोल दिए, हम इसको बोल दिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और कभी कभी किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम इसको क्या बोल दिए, हम इसको बोल दिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इतनी जो समझ है कॉम्प्लीमेंट, इतनी समझ तो आपके पास है पहले से ही। अब जो इसका फोर्थ काम है, फिफ्थ, ये दो हो गया ही। और इसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, ये बनता है इट इज़ यूज्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन।
एन ऑब्जेक्ट, OBJECT, एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो कुल मिलाकर हमको ये बात समझ में आ गया कि आपका जो वो है नाउन है, इसको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं किसके जैसा, कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में, कभी इसके रूप में, कभी इसके रूप में। अब हम सबका एग्जाम्पल आपको दे के दिखाते हैं, सबका कुछ एग्जाम्पल आपको दे के दिखाएंगे, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इन बातों को समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर के। तो अगर हम हम्म इसका बैटरी चेंज कर दीजिए, इस समय ऑफ हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। चलिए बैटरी हो गया चेंज। अब इसका मतलब है कि हम आपको अच्छे से आपके साथ टॉपिक को डील कर सकते। लगा रहे थे उसमें इसको, डिस्चार्ज यही ना था अभी। अच्छा, ठीक है। आइए बात करते हैं अब हमारा कहानी यहाँ क्या है सब। हम्म नाउन के फंक्शन को हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक सवाल खड़ा किया, एक सवाल मैंने लिखा। सवाल क्या है, राम इज माई फ्रेंड। अब आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में, राम इज माई फ्रेंड में जो आपका ये राम है, ये क्या है? तो आपने कहा नाउन है। आया कहाँ? इज से पहले आया। इज आपका क्या है? डाटिव वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है? आपने कहा सब्जेक्ट आता है। इस सेंटेंस में जो आपका नाउन है, ये किसका काम किया? सब्जेक्ट का काम किया। तो यहाँ क्या लिखा आपने? यहाँ पे नाउन का यूज किया गया है। नाउन का क्या किया गया सर? यहाँ पे यूज किया गया है किसके रूप में? एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। अगर मैं यहीं पे एक सवाल और भी लिखूं, और वह सवाल हमारा क्या होगा? तो सवाल हमारा ये होगा कि आई टीच राम, TEACH, आई टीच राम, मैं राम को पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका आई है, इसको कहा आपने सब्जेक्ट, ठीक है। इसको कहा आपने वर्ब, ये भी ठीक है। वर्ब के बाद क्या आया आपने? इसका आपने बोला नाउन आया सर। इस नाउन का यूज कैसे किया गया है? वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सेम नाउन है, लेकिन यह काम किसका किया है? ऑब्जेक्ट का काम। बात आपको समझ में आ रही है? इन बातों को आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं, कमेंट कीजिएगा कि ये सर दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे देखिएगा, आपके सामने कुछ सवाल और लेके आते हैं, और वो सवाल हमारा क्या होगा वो देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इट इज़ राम, ऐसा कहना अच्छा होगा? ठीक है, हम बात कर लेते हैं अभी। हम यहाँ पे अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट के रूप में, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए ये भी आपको समझ से परे होगा। ये इज़ राम यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो आपका राम है, ये क्या है पता आपको है? क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे इस इज के द्वारा किसी प्रकार के एक्शन को परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। जब एक्शन होगा ही नहीं, तो एक्शन का रिसीवर, RECEIVER, रिसीवर कहाँ से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब ये समझ में आता है
ये जो राम है इस सेंटेंस के लिए हमारा क्या बन गया, तो आपने कहा ये हमारा बन गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे और लिखूँ आपके सामने, क्या लिखूँ सर, कि दे नेम्ड हिम, NAMED, दे नेम्ड हिम धोनी, THONI। अब यहाँ पे दे क्या कहा आपने, इसको कहा आपने सब्जेक्ट है, को क्या कहा आपने वर्ब है, हिम को क्या कहा आपने ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के सेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या आपका आया, ध्वनि आया। ध्वनि क्या है, नाउन है। इसके लिए आया, ऑब्जेक्ट के लिए आया। अब ये ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो आप इसको क्या बोलिएगा, आप इसको बोलिएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आपने इसे क्या कहा, आपने इसे कहा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस बात को आप समझ गए हैं। अगर हम यहाँ पे एक यूज और भी लिख लें प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, आई गो टू स्कूल। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट तो है। इस ये पूरा टू स्कूल जो है आपका, इस गो का क्या हो जाएगा, पता आपको है, गो तो हमारा वर्ब है। और यहाँ पे इस स्कूल के द्वारा इस गो का जो एक्शन है इसको रिसीव किया नहीं जा रहा है, तो आपको पता है तो जो आपका टू स्कूल है वो हो जाएगा आपका अदर पार्ट। लेकिन स्कूल आपका नाउन है, टू का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आपका टू क्या प्रीपोजिशन है। इतनी समझ को तो आप रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात का बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो जितना भी आपने यहाँ पे देखा है एक्शन को होते हुए, अगर उसी एक्शन को परफॉर्म किया जाएगा किसी फ्रेज के द्वारा, तो आप इस बात को बोल सकते हैं वह फ्रेज जो है वह क्या होगा, वह फ्रेज आपका होगा सर नाउन फ्रेज होगा। अब आपको हम यहाँ पे एग्जांपल लेके क्या करते दिखाते हैं। जैसे देखिएगा, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा। एग्जांपल क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकेला एक सेंटेंस कि राम इज माई स्टूडेंट, और अगर मैं यही लिखता हूँ कि एंड राम एंड मोहन आर माई स्टूडेंट, STUDENT। हमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, हमको यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि आपका ये जो राम है यह अकेला नाउन है, सिंगल नाउन है। ठीक है, लेकिन राम एंड मोहन अगर के बारे में अगर बात करें हम, एक वर्ड हमारे सामने ये हो गया, एक वर्ड हमारे सामने ये हो गया, दोनों वर्ड कोई क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो आपने इसे क्या कहा, आपने कहा कनेक्टर। इसी को आप जानते हैं किस नाम से, कंजंक्शन के नाम से इसको आप जानते हैं, CONJUNCTION। आपने इसे क्या कहा, कंजंक्शन कहा। तब यह हमारा हो गया क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यह हमारा क्या हो गया, आपने कहा सर ये हो गया हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इसको और आगे लेके आएंगे तो हमको ये समझ में आ रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कि इसके पास तो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसके पास तो वर्ब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इट हैज़ सम मीनिंग। इसके पास क्या है, इट हैज़ सम मीनिंग, इट हैज़ सम मीनिंग। इसके पास कुछ अर्थ है, और अगर इसके पास कुछ अर्थ है तो आपने इसे क्या बोल दिया, आपने इससे कहा फ्रेज। और अब इस फ्रेज को आपने यूज़ कहाँ किया है, तो आपने यूज़ किया है आर से पहले। और आपका आर क्या है, तो आपने कहा जो हमारा आर है ये अपने आप में वर्ब है। और आपको पता है कि वर्ब से पहले जो आता है वह काम किसका करता है, तो आपने कहा काम करता है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का काम यहाँ राम तो अकेले नहीं कर रहा है, ना अकेले मोहन कर रहा है, ये तीनों कर रहा है। बात आपको आई समझ में। पर ये तीनों है क्या, ये तीनों आपका भाई नाउन का काम कर रहा है और है आपका फ्रेज। इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया, हमने इसे बोल दिया नाउन। बताइएगा आप किसी प्रकार का समस्या जो है इसको समझने में आपको है, अगर है तो हमको बताइएगा प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से।
अब पढ़ेंगे हम लोग नाउन फ्रेज के बाद एडजेक्टिव फ्रेज। अगर बात आएगी अब एडजेक्टिव फ्रेज की, तो हम अगर चाहें तो इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं क्या। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में अगर बात करें, हमको पता है पहले समझना होगा हमको एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव को समझने के लिए एक बात आप पहले ध्यान दीजिएगा, हम इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, हम इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं एडजेक्टिव। इसे क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। जब आपका इस ए और जे के बीच में डी आता है, तब हम इस डी का प्रोनाउंसिएशन PRONUNCIATION, तब इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। इतनी बात को आप समझ चुके हैं। तो अब इसे पढ़ते क्या है, हम इसे पढ़ते हैं एडजेक्टिव। इतनी बात आप समझ चुके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर बात डिफाइन करने की आएगी, वह बात यहाँ पे क्या आ सकती है, ज़रा वो देखिएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव जो है ये अपने आप में एक वर्ड होता है विच, जो क्वालिफाई करता है, QUALIFIES, विच क्वालिफाइज अ नाउन या प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, हम उससे क्या बोलते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, आपने उससे क्या कहा है, आपने उससे कायदे से कहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। बात आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा आप, अगर इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं तो हम यहाँ पे आपसे कुछ पूछेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूँ, एग्जाम्पल क्या लिखूँ सर, हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, आयुष इज गुड। क्या बोले, ना टाइप कीजिएगा इसको। हमने यहाँ क्या लिखा है सर, आयुष इज गुड। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमको, आपका जो आयुष है, ये आपने कहा इसके बारे में, सर ये तो हमारा नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई किसने किया है, गुड किया है। गुड को आपने क्या कहा सर, एडजेक्टिव कहा है। इतनी बात को आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इतनी बात की समझ आप रखते हैं, अगर इन बातों को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं है, तब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राम, या आयुष लिखा तो हम यहाँ पे आयुष ही लिखते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा सर, आयुष इज़ वेरी गुड, आयुष बहुत अच्छा है। अब आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में क्या देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा, ये जो आपका आयुष है, ये तो आपका हो गया सिंपल एक नाउन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड अब हमारे सामने एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। एक को आपने कहा वेरी, वेरी कहा आपने, यह भी हमारा क्या हो गया, वर्ड हो गया। और एक हमारा गुड है, यह भी हमारा क्या हो गया, वर्ड हो गया। बात को आप जानते हैं। और अगर हम दोनों वर्ड को अलग अलग निकाल देंगे, इस वेरी को और इस गुड को अलग निकाल दिए अगर, हमको पता है कि इन दोनों वर्ड के पास जो है, देयर इज़ नो एनी वर्ब, देयर इज़ नो एनी वर्ब, इनके पास तो कोई वर्ब नहीं है। इस बात को आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखिएगा आप, तो आप मुझे बताइए कि क्या इन दोनों के पास जो है, इन दोनों का जो है कुछ ना कुछ अर्थ है कि नहीं है। तो आपने कहा ये सर इसके पास तो इसका इसके पास तो अर्थ बिल्कुल है। तो आपने इसी का नाम क्या दे दिया, फ्रेज। और यही फ्रेज अब किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव का काम करेगा, तो आप इसे क्या बोल दीजिएगा, आप इससे बोल दीजिएगा एडजेक्टिव फ्रेज बोल दीजिएगा। बात आपको समझ में आ गई है, इन चीज़ों की समझ आप रखते हैं।
अगर रखते हैं तो अच्छी बात है। और अब हम सीधा कहाँ चले जाते हैं, सीधा आते हैं एडवर्ब फ्रेज के पास। ADVERBIAL, हमने यहाँ क्या लिखा, PHRAS, एडवर्बियल फ्रेज। अब अगर हम आपसे बात करें इस एडवर्बियल फ्रेज को लेकर के, तो हमें यहाँ पे समझ में क्या आने वाली है वो देखिएगा। हमें सबसे पहले यहाँ पे समझ में ये आने वाला है कि इस एडवर्बियल फ्रेज को समझने से पहले हम थोड़ा समझेंगे पहले किसके बारे में, तो हम समझेंगे सर एडवर्ब के बारे में। इतना क्लियर है, इसके बारे में हम जानते हैं एन एडवर्ब। हम इसके बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब जो है यह एक वर्ड होता है विच क्वालिफाइज, QUALIFIES, विच क्वालिफाइज अ वर्ब। हालांकि एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस में सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सबको क्वालिफाई करता है। कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसा भी है जहाँ पे नाउन को भी करता है, इसको भी करता है। जैसे हम अगर एक एग्जांपल लिखें ऐसे कि ओनली राम कैन डू दिस वर्क, ओनली राम कैन डू दिस वर्क, इस काम को सिर्फ राम ही कर सकता है। तो आप बताइए, आप बताइए कि आपका जो ओनली है वह क्या है, एडवर्ब है। किसके लिए आया, राम के लिए आया। और राम क्या है, तो आपने कहा नाउन है। तो उतना डीप में भी नहीं पढ़ना है, अभी आप लोग मासूम बालक बालिका हैं। ज़्यादा डिप में अगर आप पढ़ेंगे भी आप तो क्लास को छोड़ना पड़ जाएगा आपको, इसलिए हम अभी उतना डिप में नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। फिर भी अगर आप देखेंगे कंटेंट को, तो कंटेंट को देख के आपको समझ में आ सकता है इस शब्दों में कितनी गहराई है, इतनी समझ तो आपके पास होगी ही। आप देखिएगा आपने यहाँ क्या लिखा है, आपने यहाँ लिखा है कि एन एडवर्ब, एडवर्ब जो है इज होता है अ वर्ड, एक शब्द होता है विच, जो क्वालिफाई करता है किसको, अ वर्ब को। इतना से हम काम चलाते हैं, या अनदर एडवर्ब को, या होल सेंटेंस कोई सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बात की बात है। अब यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि आपके सामने अगर कोई एक सिंगल वर्ड आएगा और वह किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो आप उस वर्ब को क्या बोल दीजिएगा, आप उसको बोल दीजिएगा एडवर्ब है। इतना जानते हैं, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे उस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होगा, उसको एक वर्ड ना करके एक से ज़्यादा वर्ड करेगा, इसका मतलब हो गया कि वो हमारा हो जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और अगर वो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा एडवर्ब कहलाएगा, सॉरी एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, हमने यहाँ पे लिखा आई आई वेकअप इन द मॉर्निंग, आई वेकअप। एक इजी लिखते हैं, यू स्पीक फास्ट। यू स्पीक फास्ट। अब आपने क्या समझा, स्पीक आपका अपने आप में वर्ब हो गया। क्वालिफाई किसको, किसने किया, फास्ट ने किया। जब फास्ट ने इसको क्वालिफाई किया, तो आपने इससे कायदे से क्या कहा, आपने इसे कहा एडवर्ब कहा। ये सही बात है, इतनी समझ तो आपके पास है कि आपने इसे क्या कहा, आपने इसे एडवर्ब। इज दैट क्लियर? नाउ the point is that now if I would like to write here another sentence by using adverbial phrase, what will be that sentence, what would be, ये हमारा हो जाएगा you speak very fast, you speak very fast। अब आप मुझे बताइए, यहाँ का जो आपका यहाँ का जो आपका ये speak है, आपने इसे कहा verb, और इस verb को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एक वर्ड ये आया और एक वर्ड ये आया। और जब दो वर्ड हमारे सामने आ गए, तो आपने इसी को क्या बोल दिया, आपने इसे बोल दिया एडवर्बियल फ्रेज। आपने इसे क्या बोल दिया सर, आपने इसे बोल दिया एडवर्बियल फ्रेज, आपने इसे बोला PHRAS। बात आपको समझ में आ रहा है, इन बातों को समझने में कोई दिक्कत है? अब आपके सामने हम एक एग्जांपल और लिखते हैं। वो एग्जांपल हमारा क्या है, आई वेकअप इन द मॉर्निंग, आई वेकअप
इन द मॉर्निंग, हमने यहाँ पे क्या लिखा, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, यहाँ का ये जो आपका आई है, आपने इसे कहा सब्जेक्ट, वेकअप को आपने कहा वर्ब। हालांकि वर्ब आपका सिर्फ वेक है, ये आपका प्रीपोजिशन है, लेकिन हमने कहा वेकअप को हमने कहा वर्ब कहा। अब इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाले हमारे पास जो सामने वर्ड है, इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो हमारे सामने क्या है, वर्ड है, वो क्या है, इन द मॉर्निंग है। अब इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह में, और ये जो आपका इन द मॉर्निंग है, और ये जो आपका इन द मॉर्निंग है, ये क्या कर रहा है, इस पूरे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और आपको पता है, जब किसी सिंगल वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जब कोई सिंगल वर्ड आता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसे एडवर्ब बोलते हैं। इतनी समझ तो आपके पास है ही। लेकिन यहाँ पे इस वेकअप वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास ये और ये तीनों वर्ड आ गया है। तो आपने इसे क्या कहा है, आपने इसे कहा है एडवर्बियल फ्रेज। तो मुझे लग रहा है कि आज के क्लास को देखने के बाद आप समझ सकते हैं फ्रेज क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, किस फ्रेज का क्या फंक्शन होता है। ये सब बात जो आप क्या किए हैं, समझ गए हैं। अब जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा, उसमें आपको हम पढ़ाएंगे क्लोज के बारे में। इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको, मुहा पढ़ाएंगे आपको क्लोज के बारे में, CLAUSE। हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। कब बात करेंगे सर? तो इसके बारे में आपसे हम बात करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। तो ये हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए, अभी आप इस वीडियो को अगर देख लिए हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ठीक है बच्चों, चलिए।